अगला एक सप्ताह डिवाइन पैलेस और इंस्टीट्यूट के बीच का रहा। सप्ताह भर तक कैट हमें अपने पंजों से घायल करती रही। सोमवार का दिन था। मैं अपने कमरे में था। तभी नीचे से किसी ने मुझे पुकारा। अनुराग। नीचे खड़े बूढ़े मालिक ने कहा। आज इतने दिनों बाद इसकी शक्ल देखी थी। आज भी वही ढीला ढाला पाजामा पहन रखा था। कोई एक जैसे पाजामे कैसे सिलवा सकता है? खैर मुझे क्या। मेरी तरफ से कोई प्रतिक्रिया ना आती देख अपनी कपकपाती आवाज में बूढ़े मालिक ने फिर से आवाज लगाई। अनुराग फोन। मेरा फोन? जरूर नेहा का होगा, मैंने मन ही मन कहा। मैं तेजी से नीचे की ओर दौड़ा और तपाक से फोन उठाया। कहीं नेहा फोन ना काट दे। मेरे पास तो उसका नंबर भी नहीं है। हेलो। मैंने हांफते हुए कहा। बेटा कैसे हो? उधर से पापा की आवाज आई। मेरे ऊपर जैसे कई सौ लीटर पानी एक साथ गिरा हो, वो भी ठंडा। जी अच्छा हूं, मैंने जवाब दिया। फिर काफी देर तक वो मुझसे पढ़ाई को लेकर सवाल करते रहे। पूरे 6 मिनट बात करने के बाद उन्होंने फोन रखा। शायद वो इस बार पूछना भूल गए थे कि प्रतीक के पापा क्या करते हैं। मैंने सोचा अगर उन्हें अब भी याद आ गया तो वो वापस फोन करने से गुरेज नहीं करेंगे। सो मैं 2 मिनट वहीं खड़ा रहा। बूढ़ा मेरी ओर देखे जा रहा था। जी शायद फोन वापस आ जाए, मैंने उसकी मन की बात को समझते हुए कहा। वो पत्थर सा खड़ा रहा। शायद पापा को याद नहीं आया होगा। मैंने मन ही मन भगवान का शुक्रिया कर अभी अपना कदम बढ़ाया ही था कि फोन की घंटी बज उठी। मन तो किया भगवान से अपना शुक्रिया वापस ले लूं। मैंने फोन उठाया और बोला, पापा। जी अनुराग से बात करवा देंगे? उधर से आवाज आई। हाँ बोल रहा हूँ। अनुराग मेहता से। हाँ मैं अनुराग मेहता ही बोल रहा हूँ। बूढ़ा अभी भी मुझे घूरे जा रहा था। फोन के पास ही बैठे रहती हो क्या? मैं पहचान गया। यह नेहा ही थी। आप कौन बोल रही हैं? मैंने अपनी तमाम खुशी को होठों पर रोककर पूछा। भूल गए? नॉट पॉसिबल। थैंक गॉड उसने मेरी आवाज नहीं सुनी। एक मिनट। आवाज तो सुनी सुनाई लगती है, एक बार फिर से बोलो। नाटकबाज मैं भी कम नहीं था। थोड़ा भाव खाना तो बनता था। तो जनाब सच में भूल ही गए। आपको लगता है कि मैं आपको भूल सकता हूँ मिस नेहा? यू नॉटी। यस आई एम। बचपन से मम्मी भी यही कहती है। तो आज वक्त मिल गया, मैंने शिकायती लहजे में कहा। यू नो पॉसिबल नहीं होता फोन करना। बिकॉज बिकॉज हर बुआ इज वेरी स्ट्रिक्ट। मुझे पता था यही बोलने वाली थी नेहा, और उसने बोल दिया। बिकॉज माई बुआ इज वेरी स्ट्रिक्ट। इस बात को जाने कितनी बार मुझे बता चुकी थी। शायद उसके कानों में वंस मोर बजता रहता होगा पीछे। अभी कहाँ से बोल रही हो? मैंने बुआ को रास्ते से हटाते हुए कहा। घर से सब बाहर गए हैं सो। क्या हम साथ में कॉफी पी सकते हैं? आई मीन कैपुचिनो। मैंने मिलने की इच्छा को साकार करने के लिए कहा। वो हंसने लगी। बट मैंने तो हंसने वाली कोई बात नहीं कही। वो सोचने लगी, फिर बोली, ठीक है। कल राज मंदिर के सामने बरिस्ता में मिलते हैं 2 बजे। ओके पक्का। ठीक 2 बजे। चलो रखती हूँ। दरवाजे पर घंटी बजी है। बाय बाय बाय। और फटाक से उसने फोन रख दिया। मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। फोन हाथ में लिए मैं मुस्कुरा रहा था। दूसरी ओर से आ रही बीप की आवाज भी मधुर लग रही थी। तभी बूढ़े मालिक के बारे में सोचकर मैंने फोन रखा, दूसरी ओर नजर डाली। बूढ़ा अपनी जगह नहीं था। वो पास में पड़े सोफे पर सो रहा था। मैं वहां से बिना थैंक्स बोले चला गया। शाम को सत्तू चाय वाले के यहाँ चाय की चुस्की लेते हुए प्रतीक से पूछा, यार तुम कभी बरिस्ता गए हो? प्रतीक ने 1 मिनट के लिए मुझे घूरा। आर यू श्योर कि तू उसी बरिस्ता के बारे में पूछ रहा है जहां लोग कॉफी पीने जाते हैं? उसने लगभग घूरते हुए कहा। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। पता नहीं वो गंभीर क्यों था। मैंने उससे बरिस्ता के बारे में ही पूछा था ना। हाँ भाई, मैंने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। हाँ गया हूँ। प्रतीक ने भी उतनी आत्मविश्वास के साथ कहा।
सच में? ये वास्तव में मूर्खतापूर्ण सवाल था। उसने फिर एक बार मुझे घूरा। मेरा मतलब किसके साथ? मैं अपने मूर्खतापूर्ण सवालों की संख्या में लगातार इज़ाफ़ा किए जा रहा था। ठीक हुई, पर तुम यह जान लो वहाँ की कॉफ़ी सत्तू के चाय से बेहतर नहीं होती। प्रतीक बोला। सत्तू हमारी बात सुन रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वहाँ कॉफ़ी कितने की आती है? यह एक मिडिल क्लास लड़के का सवाल था। मैं धीरे-धीरे मुद्दे पर आ रहा था। ₹60 एक कॉफ़ी? मैंने आँखें और मुँह एक साथ फाड़ते हुए कहा। प्रतीक ने चाय की आखिरी चुस्की ली और इत्मीनान से बोला, तुम सत्तू की चाय पियो और इसी में खुश रहो। मैं झेप गया, पर वो क्या जाने कि मैं कल बरिस्ता जा रहा हूँ। मैं मन ही मन मुस्कुराया। भूपी शुरू से आखिर तक एक ही मुद्रा में बैठा रहा। उसका होना ना होना एक समान था। रात मेरी बजट बनाने में चली गई। 2 कॉफ़ी यानी ₹120। अरे सिर्फ कॉफ़ी ही थोड़ी पिएँगे, कुछ खाएँगे भी। और ज़रूरी थोड़ी है कि वहीं खाया जाए, कहीं दूसरी जगह भी तो जाकर खाया जा सकता है। कुल मिलाकर मेरी गणित ने मुझे बताया कि ₹300 से कम का खर्चा नहीं है। अभी डर की कोई बात नहीं थी, मेरे पास पैसे थे, पर अचानक आए इस खर्चे से मेरा बजट डामाडोल हो सकता था। पर मम्मी के दिए कुछ एक्स्ट्रा रुपए मेरे पास थे, जो शायद इसी काम के लिए थे। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई, पर पूरी रात नींद नहीं आई। इंस्टीट्यूट में पहली क्लास 10 बजे थी, जिसे गुप्ता सर लेते थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। इंस्टीट्यूट पर जाने जाने पर पता चला कि गुप्ता सर किसी वजह से 10 बजे नहीं आ पाएंगे, सो क्लास 2 बजे को लेंगे। यह सब हमें नोटिस बोर्ड पर लगे नोटिस को पढ़कर पता चला। ये नोटिस बोर्ड ना होकर सरप्राइज बोर्ड होते हैं। 2 बजे नेहा से मिलना है और 2 बजे ही गुप्ता सर की क्लास। दोनों ही बेहद जरूरी। भगवान ने मुझे धर्म संकट की स्थिति में डाल दिया। भले ही इस स्थिति के आगे धर्म लगा हो, पर ये बेहद ही सेक्युलर स्थिति होती है। खैर, अगर मैं क्लास छोड़ता हूँ तो प्रतीक और भूपी जरूर पूछेंगे कि आखिर मैं क्लास क्यों बंक कर रहा हूँ, और मैं उन्हें बताना नहीं चाहता। मेरे पास सोचने के लिए सिर्फ 4 घंटे थे। हम तीनों लाइब्रेरी चले गए। मैं एक मोटिवेशनल बुक हाथ में लेकर पन्ने पलटने लगा। प्रतीक पास में बैठा एक अंग्रेजी मैगजीन में नजरें गड़ाए हुए था। भूपी एज यूजुअल मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। मेरा मन पढ़ने में नहीं लग रहा था। मैं अपने आप को समझा रहा था, हम एमबीए बनकर क्या करेंगे? किसी कंपनी का बजट बनाएंगे, मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट देंगे। आज यही काम करने का मौका मुझे मिलने जा रहा है। कल मैंने बजट बनाया, आज उस पर अमल करने का दिन है। आई हैव मिनिमम रिसोर्सेज, जस्ट 300 bucks एंड आई हैव टू गिव मैक्सिमम आउटपुट। बरस्ता में कॉफी और खाना पीना। अपनी मैनेजरियल स्किल्स दिखाने का यही सही समय है। पर यहाँ क्लास मेरे बीच आ रही है। यहाँ का तो सिस्टम ही खराब है। प्रैक्टिकल स्टडी की तो वैल्यू ही नहीं है, बाय गॉड। इतनी कोशिश के बाद भी मैं अपने आप को समझा नहीं पाया था। अगले 3 घंटे तक कोई क्लास नहीं थी। यार मेरा सिर कुछ चकरा रहा है। मैंने प्रतीक से कहा। यह एक सोचा समझा झूठ था, जिसे सोचा मैंने और समझा प्रतीक ने। आई थिंक यू नीड रेस्ट। कल रात भर तुम मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। वो सही था। कल रात सच में मैंने बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की थी। प्रतीक का कहना जारी था। एक काम करते हैं, पहले चलकर कुछ खा लेते हैं और फिर क्लास अटेंड करने के बाद तुम डिवाइन पैलेस जाकर सो जाना। आई हेट हिज आइडियाज। ये कभी मेरे पक्ष में नहीं होते। भूपी से किसी आइडिया की अपेक्षा करना बेईमानी था। वो तो प्रतीक की बात पर अपना सिर हिला देता। इस बार भी उसका सिर हिल रहा था। फिर कुछ ही देर में हम कलेक्ट्रेट सर्कल पर आ गए। आसपास इससे बेहतर जगह नहीं थी जहां फास्ट फूड मिलता हो। मैंने मसाला डोसा ऑर्डर किया और प्रतीक ने पाव भाजी। भूपी ने कुछ भी खाने से मना कर दिया। यार कुछ तो ले ले, प्रतीक ने एक बार पूछा। नहीं, भूख नहीं है। खैर, हमने तो हमारी पेट पूजा की। वो हमें देखता रहा, जैसे कि वो हर बार करता था। यार अनुराग, तुझे नहीं लगता कि हमारी लाइफ में एंटरटेनमेंट नहीं है? प्रतीक ने एक पाव और मांगते हुए कहा। मैं मन ही मन हंसा।
गोपी अपना सिर हिला रहा था। हो ना हो उसकी गर्दन में स्प्रिंग थी, लिखवा लो। प्रतीक ने अपनी बात पूरी की। मेरा मतलब हमारी लाइफ में लड़की नहीं है। इंस्टीट्यूट में भी देख ले, कितने ही पेयर है, पर हम ठन ठन गोपाल। सो तो है यार, हमने कभी वैसे सोचा ही नहीं, वरना हम अभी एक दूजे के बजाय किसी ना किसी लड़के के साथ डोसा खा रहे होते। मैंने सांबर से कड़ी पत्ता बाहर निकालते हुए कहा। वैसे अपने आप को दिलासा देने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता था। पर मेरी दिक्कत अभी भी वही थी। इस मसले पर प्रतीक की राय लेने के इरादे से मैंने कहा, यार सोच कि तेरी गर्लफ्रेंड होती और वो तुझे मिलने के लिए क्लास छोड़ने को कहती, तो क्या तू क्लास छोड़ देता? शायद मुझे अपनी समझदारी से ज्यादा प्रतीक की समझदारी पर विश्वास था। मैं ये इंस्टीट्यूट ही छोड़ देता। प्रतीक ने जिद की कि खाने के पैसे वो देगा। मैं भला क्यों मना करता? आखिर मेरे बजट का सवाल था। पैसे देते समय भूपी किसी गंभीर सोच में गुम था। पता नहीं क्या। मैंने नहीं पूछा। भाई मुझे लगता है आराम करना चाहिए, कहीं ज्यादा तबीयत ना खराब हो जाए। ये गुप्ता सर वाली क्लास तो अटेंड नहीं हो पाएगी। मैंने माहौल बनाते हुए प्रतीक से कहा, जो भी वो पढ़ाएं तो मुझे रात को समझा देना। वो दोनों मेरी बात से सहमत थे। मैं डिवाइन पैलेस आ गया और वो दोनों इंस्टीट्यूट चले गए। अब तक 12 बज चुके थे। 2 घंटे बाकी थे। यह मेरी पहली डेट थी। शायद इसी को ही तो डेट कहते हैं। पहली डेट, पहली डेट। मैंने 2-3 बार इसे दोहराया। यह शब्द मेरे कान में मिश्री बोल रहे थे। पहली डेट का पहला वेट। बरबस ही मेरे मुंह से निकल गया। ओ माय गॉड, मैं तो शायर हो गया। अपने कपड़े में बैग में ही रखता था और बैग को बेड के नीचे। कमरे में जाते ही मैंने सबसे पहले अपना बैग निकाला। ऊपर पड़ी अंडरवियर की नई जोड़ी ने घर की याद दिला दी। फिर मैंने काली पैंट और नीली शर्ट पहनी। लुकिंग स्मार्ट, मैंने अपने आप को शीशे में देखते हुए कहा। शर्ट में थोड़ी सलवटें थी जो बैग में पड़े रहने की वजह से आ गई थी। कोई दूसरा चारा भी नहीं था। चलेगी यार, मैंने मन ही मन कहा। उसके बाद प्रतीक की अलमारी में से एक डीओ निकाला। प्रतीक के पास डीओ का अच्छा कलेक्शन था। डीओ से अपने तन को महकाकर ठीक उसी जगह पर उसी अवस्था में रखा जहां से उठाया था। जो कभी हॉस्टल में रहे हैं वो जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है। अब मैं जाने के लिए तैयार था, पर अभी तो 1 ही बजे थे। अभी भी 1 घंटा बाकी। डिवाइन पैलेस से राज मंदिर तक जाने में 20 मिनट लगते थे। सो मेरे पास तो 40 मिनट बचे थे। क्यों ना मैथ्स की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर ली जाए। वक्त खराब नहीं करना चाहिए। मैंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक में से सवाल पढ़ा। इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 3, इट गिव्स रिमाइंडर 7, and if 300 added in this number, it gives remainder 0. What is the number? Oh my God, 300। मैं रुपए तो लेने ही भूल गया। मुझे सवाल के 300 पढ़कर याद आया। थैंक गॉड मैंने अपनी जीन्स, जिसे अभी खुलकर दरवाजे के पीछे लटकाया था, कि जेब से अपना पर्स निकाला। उसमें 64 रुपए थे। तुरंत बैग में से 500 का नोट निकालकर पर्स में डाला। जैसे ही नोट पर्स में गया, जाने कहां से ढेर सारा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ गया। इट मीन्स मनी गिव्स कॉन्फिडेंस। मैंने सोचा अब मुझे चलना चाहिए। 5-10 मिनट जल्दी भी पहुंच गए तो कोई बात नहीं। मैंने सुना था लड़कियों को पंक्चुअल लड़के बहुत पसंद आते हैं। मैं रूम पर ताला लगा ही रहा था कि नीचे से आवाज आई, अनुराग तुम्हारा फोन। मैं नीचे की ओर गया, पर इस वक्त किसका फोन होगा? कहीं नेहा का तो नहीं? कहीं ऐसा ना कह दे कि मैं नहीं आ सकती, बिकॉज माई बुआ इज वेरी स्ट्रिक्ट। शुभ शुभ सोच अनुराग, मैंने मन ही मन कहा। पर इस वक्त तो मैं रोज इंस्टीट्यूट में होता हूँ। यह बात तो बूढ़े को पता है। फिर उसने मुझे आवाज कैसे लगाई? शायद उसने मुझे आते हुए देख लिया होगा। यह सब सोचता हुआ मैं नीचे फोन के पास पहुंचा। हेलो अनुराग बेटा। बेटा, यह पापा की आवाज तो नहीं थी, फिर कौन? जी आप कौन? बेटा मैं सोमदेव अंकल बोल रहा हूँ। ओ नमस्ते अंकल। तुम अभी कहाँ हो बेटा? सोमदेव अंकल ने पूछा। वेरी फनी क्वेश्चन। फोन हॉस्टल में लगाया तो वहीं होऊंगा ना। 40 पार के सब एक जैसे। जवाब तो देना ही था। जी हॉस्टल में हूँ अंकल।
बेटा हम लोग इधर से गुजर रहे थे तो सोचा तुमसे मिलते चलें। पक्का झूठ बोल रहे होंगे। जब भी कोई यह कहे इसका मतलब वो जानबूझकर तुमसे मिलने आ रहा है। तुम वहीं रहना, हम अभी पहुंच रहे हैं। अंकल ने आखिरी बम छोड़ा। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही उन्होंने फोन रख दिया। मुझ पर एक बार फिर कई गैलन पानी एक साथ गिर गया। इस बार कुछ ज्यादा ही ठंडा। मेरा चेहरा उतर गया। बूढ़ा वहीं खड़ा था। मैंने ध्यान नहीं दिया। तुम्हारे अंकल थे ना? बूढ़े ने पूछा। मैंने सिर हिला दिया। यहाँ तुमसे मिलने आना चाह रहे हैं ना? बूढ़े ने फिर पूछा। आपको कैसे पता? मैंने आश्चर्य से पूछा। मुझसे पता पूछ रहे थे यहाँ का। मैंने रास्ता बता दिया, एकदम शॉर्टकट। बूढ़ा शायद मेरे थैंक्स का इंतजार कर रहा था। मैंने उसे घूरा। मना तो किया कि शॉर्टकट से ऊपर भेज दूं। मैं वहां से चला गया। अपने कमरे में आकर धम्म से अपने बिस्तर पर बैठा। 2-3 गहरी सांस ली। 1:30 बज चुके थे। सिर्फ आधा घंटा बाकी। इनको भी अभी आना था। जरूर पापा ही ने कहा होगा कि उसे संभाल लिया करो। मैं क्या छोटा बच्चा हूं? अब आएंगे तो आधे घंटे से पहले तो क्या ही जाएंगे। और उसके बाद मैं जाने लायक नहीं रहूंगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला। सामने सोमदेव अंकल खड़े थे। वो मुस्कुराए। मैंने पाँव छुए। कैसे हो बेटा? दरवाजे पर ही खड़े खड़े उन्होंने पूछा। अच्छा हूं, मैंने कहा। अब तक मैं दरवाजे पर ही खड़ा था। दिमाग साथ नहीं दे रहा था। मैंने सोचा चलो अकेले हैं तो जल्दी ही चले जाएंगे। तभी उन्होंने आवाज लगाई, सुनो, आ जाओ, यही कमरा है। फिर वो कमरे के अंदर आ गए। पीछे पीछे आंटी और एक लड़की। मैंने आंटी के पाँव छुए। लड़की ने नपी तुली हंसी के साथ मुझे हेलो कहा। मैंने भी हल्के से उसे हेलो कह दिया। आई होप कि उसने मेरी आवाज सुनी होगी। सलवार कुर्ता पहनी हुई वह लड़की सुंदर लग रही थी। एक पल के लिए मेरे मन में ख्याल आया, इज शी बेटर देन नेहा? मन ने ही तुरंत जवाब दिया, नो। मन जिस बात का जल्दी से जवाब दे दे उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। फिर वो लोग वहीं बिस्तर पर बैठ गए। अंकल मुझसे पढ़ाई के बारे में सवाल करते रहे। मैंने एक बार पानी के लिए पूछा, पर वो मना कर गए। हम लोग आज शहर में घूमने जा रहे हैं, तुम भी चलो ना? अंकल ने प्रस्ताव दिया। सिर्फ 15 मिनट बचे थे। नहीं अंकल, क्लास है, फिर किसी दिन। कितने बजे है क्लास? जी 2 बजे, मैंने कहा। लो, मैंने तुम्हारा परिचय तो करवाया ही नहीं। ये कोमल है। अंकल ने उस लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा। कोमल यानी सॉफ्ट, रियली? मैंने मन ही मन कहा। थैंक गॉड किसी ने नहीं सुना। मैं उसे देखकर मुस्कुराया। अभी बीएससी किया है। तुम आए तब अपने चाचा के यहाँ गई हुई थी। अंकल ने कोमल का परिचय आगे बढ़ाया। मैं एक बार फिर मुस्कुरा दिया। मेरे मुस्कुराने को आंटी ने मेरा शर्माना समझ लिया। अभी शर्मा रहा है। बचपन में तुम दोनों की खूब पटती थी। याद है माउंट आबू गए थे और आंटी फिर वही टॉयलेट वाला किस्सा सुनाने वाली थी कि अंकल बीच में बोल पड़े, अरे अब आना जाना लगा रहेगा तो दोनों की फिर से पटने लगेगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था इस वक्त कैसी प्रतिक्रिया दी जानी चाहिए। मैं एक बार फिर मुस्कुरा दिया। तुम तो घर आते ही नहीं हो। एक बार फिर आंटी बोली। आंटी फुर्सत ही कहाँ मिलती है। जब भी फुर्सत मिले घर आ जाया करो, तुम्हारा अपना घर है। सो तो है आंटी, तभी तो आपके यहाँ रुका था, कहकर मैंने घड़ी की ओर देखा। अब 2 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। चलो तुम्हारी क्लास का भी टाइम हो गया। अब हम चलते हैं। तुम्हारा इंस्टीट्यूट किधर है? अंकल ने कहा। जी बस 5 मिनट का रास्ता है। चलो तुम्हें वहां तक छोड़ देते हैं। अंकल मैं चला जाऊंगा। अरे हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। इसी बहाने हम भी तुम्हारा इंस्टीट्यूट देख लेंगे। देख लेंगे? कह तो ऐसे रहे हैं कि मानो मेरा इंस्टीट्यूट हवा महल का सगा भाई हो। मैंने अपने मन के भावों को चेहरे पर नहीं आने दिया। मुझे लगा डीओ की खुशबू मेरी आंखों के सामने जा रही थी। शर्ट की सलवटें मुझ पर हंस रही थी। मुझे मन मारकर उनके साथ मारुति 800 में बैठना ही पड़ा। कोमल, विल यू ड्राइव द कार? अंकल बोले। या व्हाई नॉट, कोमल बोली। फिर कोमल ड्राइविंग सीट पर बैठी। बेटा तुम आगे ही बैठ जाओ। अंकल ने पिछला दरवाजा खोलते हुए कहा। मैं आगे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। बेटा तुम्हें तो ड्राइविंग आती होगी ना? अंकल ने पूछने का सिलसिला अभी खत्म नहीं हो रहा था। कब वो मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड है, शर्त लगा सकता हूँ। नहीं अंकल, मैंने कहा। कोई बात नहीं, किसी दिन वक्त निकाल कर घर आ जाओ, कोमल तुम्हें सिखा देगी।
एक्चुअली शी इज वेरी गुड ड्राइवर, राइट कोमल? यस पापा। दोनों बहुत रिदम में थे, जॉनी जॉनी यस पापा टाइप। मुझे कोमल को रास्ता बताना पड़ा। 2 मिनट में हम लोग इंस्टीट्यूट के बाहर खड़े थे। मैं जितनी जल्दी नीचे उतर सकता था उतरा। थैंक यू अंकल। बेटा घर आना, आंटी बोली। जी जरूर। बाय अनुराग। कोमल ने मेरा नाम लिया। बाय, मैंने एक बार फिर हल्के से कह दिया। शायद उसने सुना था, नहीं तो होठ पढ़ लिए होंगे, तभी तो वो मुस्कुराई थी। उसके बाद गाड़ी चल दी। 2 बज चुके थे। मैंने इंस्टीट्यूट की ओर देखा। मन में डर था कि कहीं प्रतीक मुझे न देख ले। बस 5 मिनट में क्लास शुरू होने वाली होगी। भले ही 10 मिनट की देर हो जाए, पर वहां तो जाना ही होगा। मुझे नेहा पर गुस्सा भी आया। काश कि वो मुझे अपना फोन नंबर दे देती, तो मैं उसे फोन करके बता तो सकता था। ऐसे वक्त पर मोबाइल की कमी महसूस हुई। मोबाइल होता तो मैं नेहा को बता देता कि पहले गुप्ता सर और बाद में सोमदेव अंकल हमारी डेट के बीच में आ रहे हैं। सो हमें किसी और दिन मिलना चाहिए। पर ऐसी चीजें अब बिल्कुल हमारे पास नहीं होती जब हमें इनकी जरूरत होती है। आई नीड मोबाइल। आई नीड मोबाइल। मैं मन ही मन जोर से चिल्लाया। इसका फायदा यह होता है कि आपकी कोई सुनता भी नहीं है और मन की भड़ास भी निकल जाती है। मुझे तो जाना ही था। इस वक्त बैग में रखी अंडरवियर की नई जोड़ी बहुत याद आई। काश कि वो इस वक्त मेरे पास होती, तो मैं उन्हें पैंट पर पहनकर सुपरमैन बन जाता और जल्दी से नेहा के पास पहुंच जाता। बट आई नो एन अंडरवियर कांट मेक अ मैन सुपरमैन, स्पेशली माई चंपा माइक्रोमैन। मैंने चारों ओर देखा। आसपास कहीं ऑटो रिक्शा नहीं था। अगर मैं वक्त पर होता तो सिटी बस में जाता और सिर्फ 2 रुपए में राज मंदिर के सामने होता। और जब ऑटो रिक्शा वाले को 30 रुपए देने होंगे, मेरा बजट हर वक्त बढ़ता जा रहा था। पर रिक्शा, वो तो वहां नहीं था। मैंने भागना शुरू किया। कलेक्ट्रेट सर्कल तक मैं लगातार भागता रहा। आई वॉज बेटर देन पीटी उषा। अगर नेहा ना होती तो मुझे अपने इस छिपे टैलेंट के बारे में पता ही नहीं चलता। पर अभी अपने टैलेंट के बारे में सोचने का वक्त नहीं था। मुझे जल्दी से जल्दी बरिस्ता पहुंचना था। सामने ही ऑटो रिक्शा वाला खड़ा था। राज मंदिर चलोगे? मैंने भिड़ते ही पूछा। साहब, अभी का तो कोई शो नहीं है वहां। शहर में नए लगते हो। उसने खैनी मसलते हुए जवाब दिया। नहीं, मुझे फिल्म नहीं देखनी। मुझे तो बरिस्ता जाना है। मैंने सामान्य से ज्यादा स्पीड में कहा। ओ माय गॉड, मैं रिक्शे वाले के साथ कैसे टाइम वेस्ट कर सकता हूँ? और मैं इसे अपना प्लान क्यों बता रहा हूँ? मैंने खुद को कोसा और गुस्से में रिक्शे वाले से कहा, चलना है तो बोलो। चलिए। उसने बड़े ही प्यार से कहा। कितना लोगे? 50 रुपए। क्या? 30 रुपए में तो सब जाते हैं। तो उनके रिक्शे में ही चले जाओ। उसने बेरुखी से जवाब दिया। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं बार्गेन करता। हर कोई मेरा बजट बिगाड़ने में लगा हुआ था। सिस्टम ही खराब है, मैंने कहा और ऑटो में बैठ गया। मेरे बैठते ही रिक्शे वाला मुस्कुराया। मुझे और चिढ़ होने लगी। ऑटो में मैं बैठा। मैं बार बार अपनी नजर घड़ी पर डाल रहा था। सामने देखा तो रेड लाइट थी। रेड लाइट पर ऑटो 2 मिनट खड़ा रहा। मैंने 2 मिनट में कम से कम 5 बार जयपुर के ट्रैफिक सिस्टम को कोसा। छठी बार कोसने से पहले लाइट ग्रीन हो गई और मैं कोसते कोसते रह गया। 2 बजकर 20 मिनट पर उसने मुझे राजमंदिर छोड़ दिया। नीचे उतारते हुए बोला, साहब वो सामने जो सड़क के पार दिख रहा है वही राजमंदिर है। और फिल्म देखने का मन बने तो यह वाली तो देखना ही मत। उसने मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा कहीं वो राज मंदिर बताने के भी पैसे ना मांग ले। हर कोई मेरा बजट बिगाड़ने में लगा था। जिस तरह की घटनाएं सुबह से मेरे साथ हो रही थी, उनके अनुसार तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। खैर, मैं अपने पैसे देकर सड़क क्रॉस कर राज मंदिर पहुंचा। उसके ठीक सामने बरिस्ता था, जैसा कि उसने बताया था। मैं बरिस्ता के ठीक सामने पहुंच गया। पास ही खड़ी कार के शीशे में अपने आप को देखा। बाल ठीक किए। फिर बरिस्ता को एक बार बाहर से निहारा। बहुत खूबसूरत है। होगा भी क्यों नहीं, 60 रुपए जो लेते हैं कॉफी के। फिर बरिस्ता के अंदर दाखिल हुआ। मैंने अंदर नजर घुमाई। कोने की एक टेबल पर नेहा बैठी थी। उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर जाना तो था ही। नेहा के सामने एक खाली कप रखा था।
यानी वो एक कप कॉफी ऑलरेडी पी चुकी थी। ओ माय गॉड, सेव माय बजट। स्कूल में देर से पहुंची लड़की की तरह मैं सहमा हुआ नेहा के सामने जाकर खड़ा हो गया। नेहा ने मेरी ओर देखा, फिर एक नजर घड़ी की ओर डाली। सॉरी, एम आई एम लेट। वो क्लास कुछ ज्यादा ही खिंच गई। मैंने स्पष्टीकरण दिया। नेहा कुछ नहीं बोली। उसकी खामोशी मुझे मेरे झूठ पर शर्मिंदा किए जा रही थी। पता नहीं लड़कियां यह सब नाटक कहाँ से सीखती हैं। शायद अपनी मम्मी को देखकर। वॉट एवर। मैं सामने वाली कुर्सी पर बैठ चुका था और नेहा के बोलने का इंतजार कर रहा था। शायद वो मुझसे सॉरी सुनना चाह रही थी। उसने कुछ कहने को मुंह खोला उससे पहले ही मैं बोल पड़ा। आई एम सॉरी। मैंने चेहरे पर बेचारगी और मासूमियत दोनों को साथ साथ लाते हुए कहा। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मेरे होश उड़ गए। ये तो वही मोटी औरत, आई मीन नेहा की बुआ थी। हु इज वेरी स्ट्रिक्ट। वो यहाँ कैसे? वो मुझे घूर रही थी। मैंने नेहा की ओर देखा। उसकी निगाहें नीचे थी। मैं अपनी सीट से खड़ा हो गया। बहुत अजीब सी सिचुएशन थी। क्या तुम इसे जानती हो? बुआ बोली। जी। मेरे मुंह से इतना ही निकला। मेरी जबान मेरा साथ नहीं दे रही थी। पर अचानक मुझे सूझा कि नेहा को इम्प्रेस करने का यह सबसे अच्छा तरीका है। सुन रखा था लड़कियों को स्पॉन्टेनियस मतलब हाजिर जवाब लड़के भी काफी पसंद होते हैं। मैं यह मौका गंवाना नहीं चाहता था। जी शायद। शायद का क्या मतलब है? बुआ ने कड़क आवाज में पूछा। अब अनीता ही है ना? मैंने नेहा की ओर देखते हुए कहा और अपनी निगाहों से उसे सारा मसला समझा दिया। नहीं, ये नेहा है। और तुम जिससे मिलने आए हो उसकी शक्ल भी नहीं जानते? बोलो। बुआ फिर बोली। एक्चुअली अनीता इज माई नेट फ्रेंड। हम याहू मैसेंजर में मिले थे। मेक लव नॉर वॉर, नो वॉर, चैट रूम में। फिर पता चला कि वह भी जयपुर में ही है। तो हमने आज यहीं पर मिलने का डिसाइड किया। उसे पहले कभी देखा नहीं, सो इन्हें अकेले बैठे दिखा तो। और इन्होंने भी लाल सूटी पहना हुआ है। ठीक एसी के पास वाले टेबल पर बैठी है। आप यकीन नहीं करेंगी, हमने भी यही तय किया था। बस इसलिए मैंने इन्हें अनीता समझ लिया। एक ही सांस में कह गया। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। चैट फ्रेंड? क्या क्या करते हैं आजकल के लड़के। बुआ बोली। सॉरी आंटी। सॉरी नेहा। ठीक है जाओ, और हाँ ध्यान से। मैंने सुना है चैट पर अधिकतर लड़के ही लड़की बन के बात करते हैं। बुआ ने जाते जाते एक फ्रेंडली एडवाइस भी देती। ध्यान रखूंगा आंटी। इतना कहकर मैं वहां से निकल गया। काश कि कोई मेरी पीठ थपथपा देता। मुझे अपने आप पर अचानक गर्व होने लगा। आई वॉज द आइडिया जनरेटर। बरिस्ता से निकलकर मैं सीधा राज मंदिर आया। अभी मैं इस बात पर सोच ही रहा था कि नेहा की बुआ उसके साथ क्या कर रही थी। तभी मेरी नजर सोमदेव अंकल पर पड़ी। वो सपरिवार राज मंदिर के बाहर खड़े थे। शायद गेट खुलने का इंतजार कर रहे थे। हे भगवान, अगर इन्होंने देख लिया तो मेरी तो शामत ही आ जाएगी। यह सोचते मैं वहां से भागा और तब तक नहीं रुका जब तक यकीन नहीं हो गया कि मैं उनकी नजरों की हद से दूर आ गया हूँ। फिर 5 मिनट खड़े रहकर हाफता रहा। वहां से साइकिल रिक्शा किया जो 10 रुपए में मुझे डिवाइन पैलेस छोड़ने पर राजी हो गया। डिवाइन पैलेस पहुंचकर देखा कि प्रतीक कमरे में पढ़ रहा था। सामने के कमरे पर ताला लगा हुआ था। वो भी कहीं गया होगा। मैंने जैसे ही कमरे में कदम रखा प्रतीक ने मेरी ओर देखते हुए पूछा, कैसी है तबीयत? तबीयत? किसकी तबीयत? मैंने मन ही मन खुद से पूछा। ओ माय गॉड, मेरी तबीयत तो खराब थी। हाँ, पहले से ठीक है। मैंने अपने आप को सामान्य करते हुए कहा। कहाँ गए थे? प्रतीक का अगला सवाल था। मैंने तुरंत अपने शब्द वापस लेने की ठानी जिनमें मैंने कहा था कि सवाल पूछने की बीमारी सिर्फ 40 के पार ही होती है। दरअसल ये किसी भी उम्र में हो सकती है। चिकित्सा विज्ञान का यह मेरा नया योगदान था। हॉस्पिटल। डॉक्टर को दिखाया। एसिडिटी हो गई थी, सो सिर चकरा रहा था। सो जो मन में आया बोल दिया। मुझे नहीं पता कि एसिडिटी और सिर चकराने का आपस में कोई लिंक है या नहीं। फिर प्रतीक ने कुछ नहीं पूछा। गोपी कहाँ है? मैंने पूछा।
पता नहीं कहकर नहीं गया, काफ़ी देर से गायब है। फिर मैंने उससे गुप्ता सर की क्लास के बारे में पूछा और रात को उनका असाइनमेंट किया। रात को सोने से पहले मैंने पूरे दिन के घटनाक्रम पर सोचा। शायद ये मेरे बजट को बचाने का नुस्खा था, जो ऊपर वाले ने किया था। पर पूरे 60 रुपए बेवजह खर्च किए। ऊपर से नेहा से मुलाकात होते-होते रह गई। मैंने मन ही मन 3 बार नेहा, नेहा, नेहा कहा, फिर सो गया। मैंने सुन रखा था कि सोने से पहले जिसके बारे में सोचते हैं, रात को उसी के सपने आते हैं। पर उस रात को नेहा के साथ साथ बिन बुलाए उसकी बुआ भी आ गई। मैं नींद से उठकर रात को मैथ्स के सवाल हल करने लगा। मैथ्स के सवाल बुआ से कम ही डरावने थे। एक मिडिल क्लास लड़के को हमेशा पता होता है कि उसके माँ-बाप उससे क्या चाहते हैं। बस माँ-बाप को ही नहीं पता होता कि बच्चा क्या चाहता है। और बच्चे बेचारे सही गलत के फेर में झूलते रहते हैं, क्योंकि बचपन से सिखाया कुछ और जाता है, बड़े होकर कुछ और ही सीखने में मशगूल हो जाते हैं। मैं जयपुर आया था कैट की तैयारी करने, सो मैं कर ही रहा था। अगर इसी बीच में नेहा से मिल लेता तो कुछ गलत तो नहीं करता था। एक चीज जो मुझे समझ आई वो ये है कि लड़कियां मैथ्स के सवाल की तरह होती हैं। एक सवाल मिलाओ और आंसर सही आ जाए तो फिर वही करते रहने का मन करता है। तो नेहा से फिर मिलने की इच्छा थी, पर पिछले 1 सप्ताह से नेहा का कोई फ़ोन नहीं आया था। शायद इतना सब कुछ होने के बाद वो अब मिलना नहीं चाह रही हो। अब मेरा पूरा वक़्त इस चीज़ में बीतने लगा जो मेरे पापा को आत्मिक सुख देती थी। मैंने अपने आप को डिवाइन पैलेस और इंस्टीट्यूट तक सीमित कर लिया। घर पर कोई फ़ोन नहीं किया। हाँ, वहाँ से एक बार फ़ोन आया था। 4 मिनट 20 सेकंड की बातचीत के बाद पापा ने फ़ोन रख दिया। प्रतीक के लिए कभी डिवाइन पैलेस में कोई फ़ोन आते नहीं देखा और कभी उसने मेरे सामने फ़ोन नहीं किया। जून चल रहा था, उस दिन 12 तारीख थी, शाम के 8 बजे थे। प्रतीक ने बड़ी तेज़ी से अपनी किताब बंद की। इस क्रिया से उत्पन्न हुई आवाज़ से मेरा ध्यान भट गया। इससे भी उसका मन न भरा, उसने आगे बढ़कर मेरे हाथ से किताब छीनी और उतनी ही तेज़ी से बंद किया। मैंने सवालिया निगाहों से उसके चेहरे की ओर देखा। सवालिया निगाहें मेरी थीं और सवाल उसने दागा। "यू नो आज क्या है?" प्रतीक ने मेरी एक किताब एक तरफ रखते हुए कहा। "आई हेट सच क्वेश्चन।" "व्हाट?" इससे ज़्यादा मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। "आज मेरा बर्थडे है।" "रियली?" मेरी प्रतिक्रिया इतनी आश्चर्य भरी थी, मानो प्रतीक का जन्म ना हुआ हो, अवतार हुआ हो। "हाँ," कहते हुए प्रतीक खड़ा हो गया। "हैप्पी बर्थडे यार।" मैंने उठकर उसे गले लगाया। "तो आज कितने साल हो गए तुम्हें इस ज़मीन पर बाहर बनकर रहते हुए?" मैंने मज़ाकिया लहज़े में पूछा। "23 साल। यानी कि ये तुम्हारे 10वें जन्मदिन की 13वीं सालगिरह है, राइट?" "ये सब कुट्टी का कमाल है।" प्रतीक का इतना कहना था कि हम दोनों हँस पड़े। तभी मुझे लगा कि यह जानकारी हमारे ग्रुप के तीसरे सदस्य को भी देनी चाहिए। मैंने भूपी को बुलाने के लिए आवाज़ लगाई, "भूपी, ओ भूपी।" भूपी का रूम सामने होने से उसका दरवाज़ा साफ दिखता था। "कहाँ चला गया? दरवाज़ा तो खुला है।" मैं सोच ही रहा था कि तभी वो इरशाद के साथ कमरे में आया। "भूपी, पता है, आज प्रतीक का बर्थडे है।" मैंने भूपी को पूछने वाले अंदाज में बताया। फिर भूपी और इरशाद दोनों ने प्रतीक को विश किया। "वी नीड पार्टी।" हम तीनों ने एक साथ प्रतीक को कहा, "व्हाई नॉट? आज डिवाइन पैलेस में जश्न होगा। सारे कैट के मारों को खबर कर दो। आज की रात वो कैट के पंजों से मुक्त होकर हमारे साथ जश्न में शामिल हों।" प्रतीक ने एक राजा की तरह घोषणा की। ठीक आधे घंटे बाद हम सब डिवाइन पैलेस के बरामदे में थे। चारों ओर कुर्सियां लगी थी और बीच में एक टेबल। बरामदे की सारी लाइट बंद करके टेबल पर एक मोमबत्ती जला दी गई और फिर सीढ़ियों के ऊपर आने वाले एकमात्र दरवाजे को बंद कर दिया गया। स्नैक्स अखबार पर फैला दिए गए, सब कुर्सियों पर पसर गए। पहली बार मैं ऐसी किसी पार्टी का हिस्सा बन रहा था। जब तक घर पर था, दोस्तों की पार्टी क्या होती है बस सुन ही रखा था। सब लोग थे, बस प्रतीक का इंतजार था। तभी प्रतीक आया। उसके हाथ में बियर का कैरेट था। "इतनी सारी बियर!" मेरे मुंह से निकला। सबने एक साथ मुझे घूरा, पर बियर पर टिकी उसकी निगाहें ज्यादा देर मुझे घूर ना सकी। फिर प्रतीक ने ओपनर से एक एक बोतल खोलकर सबको थमाई। "मैं नहीं पीता।"
प्रतीक ने जब मुझे बोतल थमाने के लिए आगे बढ़ाई तब मैंने कहा। सबने एक बार फिर मुझे घूरा कि मैंने कोई गलत बात कह दी हो। इरशाद बोला, ले लो, इसमें कुछ नहीं होता। माई फुट कुछ नहीं होता। जब कुछ नहीं होता तो पीते ही क्यों हो? मैंने मन ही मन कहा, पर मन की कौन सुनता है? फिर मैंने वो कहा जो सबने सुना। मैंने पहले कभी नहीं पी। मेरे पापा कहते कहते मैं रुक गया। सोचा पापा को बीच में क्यों लाऊं। डियर, इट्स माई बर्थडे, प्रतीक ने कहा, मानो सरकार ने घोषणा कर रखी हो कि उसके जन्मदिन पर पीना कानूनन जरूरी है। यस, इट्स हिज बर्थडे, जस्ट ट्राई वंस। फ्री की बियर हाथ में आते ही सबके सुर प्रतीक के सुर से मिल गए। मैंने पहले कभी नहीं पी। कुछ हो गया तो? हिंदुस्तानी को हर चीज में गारंटी चाहिए। कुछ नहीं होगा, इट्स माई गारंटी, इरशाद बोला। प्रतीक, सच्ची पीने में कोई खराबी नहीं है। तुझे क्या लगता है हम सब बिगड़ैल हैं? हमारा भी घर परिवार है और हम कोई रोज रोज तो नहीं पीते। यार, सेलिब्रेशन में इतना तो चलता है। प्रतीक इतने विश्वास के साथ कहता था कि उसे मना कर पाना सच में मुश्किल हो जाता। और फिर मुझे एक बोतल थमा दी गई। उस दिन हर एक के चेहरे पर स्माइल थी। पता नहीं वो मेरे बियर पीने की वजह से खुश थे या मेरा किस्सा खत्म होने पर, ताकि वो बियर पीना शुरू कर सकें। सबने बोतल हाथ में पकड़ी और एक साथ टकराई। मैंने भी। चीयर्स, आज शाम प्रतीक के नाम, सबने एक साथ कहा। मैंने भी। डरते कांपते मैंने पहली घूंट ली। कड़वी थी। लगा मुंह से लेकर पेट तक की तमाम स्वाद ग्रंथियां और मांसपेशियां हड़ताल पर चली गईं। हमारे यहाँ तो जन्मदिन पर मुंह मीठा करवाया जाता है और यहाँ तो कड़वा हो गया। ओ माय गॉड, ये लोग कैसे पी लेते हैं? मैंने मन ही मन कहा। फिर सबके चेहरे की ओर बारी बारी से देखा। सब ऐसे पी रहे थे मानो मीठा शरबत पी रहे हो। एक बार की तो मैंने सोचा कहीं मेरी वाली बोतल की एक्सपायरी डेट तो नहीं निकल गई, तभी इतनी कड़वी है। सो मैंने बोतल को एक बार ऊपर से नीचे देखा और कहीं भी मुझे डेट नजर नहीं आई। अच्छा, सब बारी बारी से बताएंगे किस किस की गर्लफ्रेंड है। प्रतीक ने बातचीत का नया सिरा खोजते हुए कहा। यस, सब एक स्वर में बोल पड़े, मानो सब इसी विषय का इंतजार में थे। वूपी हमेशा की तरह प्रतीक की बात पर सिर हिला रहा था। मैं अभी भी बोतल पर एक्सपायरी डेट ढूंढ रहा था। सो हम अब ऐसा करते हैं कि अंकुर से शुरू करते हैं। सबने नजरें अंकुर पर गड़ा दी। कहीं से फुसफुसाहट की आवाज आई, इसकी तो होगी पक्की से। नहीं है, अंकुर ने सबके अनुमानों पर पानी फेरते हुए कहा। साले झूठे, तेरी नहीं है, हो ही नहीं सकता, इरशाद ने स्नैक्स पर हाथ मारते हुए कहा। ले, बोतल पर हाथ रखकर बोल रहा हूँ साले। अंकुर ने इस कसम वाले सीन के बाद किसी को संशय नहीं रहा। सब जानते थे अंकुर बियर की झूठी कसम नहीं खा सकता। अब इरशाद की बारी थी। अपना गर्लफ्रेंड बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिसकी नहीं होती ऐसे ही बोलता है, किसी ने धीमे से कहा, जिस पर सब हंस दिए। इरशाद झेप गया। भूपी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। इरशाद के नजदीक भूपी बैठा था। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, प्रतीक बोल पड़ा। भूपी के बारे में तो मैं ही बता देता हूँ, ये भी ठन ठन गोपाल ही है। भूपी ने फिर से हिला दिया। अब मेरी बारी थी। आई वॉज कंफ्यूज। नेहा, इज शी माई गर्लफ्रेंड? मेरे पास अपने ही सवाल का जवाब नहीं था। नो, आई थिंक आई डोंट हैव। मैंने बियर की एक और घूंट गटकते हुए कहा। अब सबकी नजरें प्रतीक पर जम गईं। सबको उससे बहुत आशाएं थी। अब डिवाइन पैलेस की इज्जत उसके हाथ में थी। हाँ, आई हैव गर्लफ्रेंड्स। वॉट गर्लफ्रेंड्स? अंकुर के मुंह से निकला। यस, आई रिपीट, आई हैव गर्लफ्रेंड्स, बट आई एम नॉट देयर बॉयफ्रेंड। कहने के साथ ही प्रतीक मुस्कुराया। सब एक साथ हंसने लगे। सो वी ऑल बिलोंग टू द सेम कैटेगरी, यू नो। व्हाई वी डोंट हैव गर्लफ्रेंड्स? व्हाई? प्रतीक की बात सुन भूपी ने पूछा। आई नो, ये अंकुर की आवाज थी। सबने उस पर नजरें गड़ा दी। अब सबको उसके रहस्योद्घाटन का इंतजार था। शायद उसकी यह बात हमारी किस्मत बदल देती। बिकॉज वी बिलोंग टू द गुड एंड नोबल फैमिली, अंकुर ने पूरे आत्मविश्वास से कहा। वो आत्मविश्वास जो दो घूंट गले से उतरने के बाद स्वयं ही प्रस्फुटित होने लगता है। वॉट? सबने एक स्वर में कहा। अंकुर सक पका गया। You mean, guys, you have girlfriend are not from good and reputed families? Thank God you don't have girlfriend. Otherwise, you could have ruined your family's reputation. प्रतीक चीखते हुए बोला। अंकुर की बोलती बंद।
पार्टी प्रतीक ने दी थी, बर्थडे उसका था, तो बात भी उसी की सही थी। जो पिलाए उस दिन वही सही। हर कोई एक घूंट भरता और अंकुर की ओर देखकर हंस देता। इस वक्त हर कोई अंग्रेजी बोलने पर आमादा था। मैंने सुन रखा था कि इंडियन को दो ही वक्त अंग्रेजी बोलते हैं, पीने के बाद या पिटने के बाद। इस वक्त पी तो चुके ही थे, साथ ही साथ गर्लफ्रेंड के युद्ध में बुरी तरह पिटे हुए थे। सो हमारा अंग्रेजी बोलना लाजमी था। सो एनीबडी एल्स वांट टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन? प्रतीक ने एक बार फिर सबको जवाब का मौका दिया। किसी के पास कोई जवाब नहीं था, पर शायद मेरे पास जवाब था। वी डोंट हैव गर्लफ्रेंड, क्योंकि उनकी बुआ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट होती है। पर मैंने किसी को कहा नहीं, खामोशी पसर गई। बस स्नैक्स खाने से ज्यादा हुई कचर कचर की आवाज ही सुनाई दे रही थी। ओके टेल मी, डू यू लाइक गरिमा? प्रतीक ने पूछा। गरिमा इंस्टीट्यूट की सबसे हसीन, कमसिन, खूबसूरत लड़की थी। मतलब कि सबसे सेक्सी। और यह मेरे अपने विचार नहीं थे, इस मामले में पूरे इंस्टीट्यूट में आम राय थी। रेफरेंडम कराते तो यही निकल के आता। इतने लोग एक साथ गलत नहीं हो सकते। यस, सबने एक साथ कहा। बट भूपी पहली बार कुछ कहने जा रहा था कि प्रतीक ने उसकी बात काट दी। मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो, यही ना कि उसका बॉयफ्रेंड है। गौरव, हिज नेम इज गौरव। अंकुर ने अपनी जानकारी भी उड़ेल दी। तो बताओ, गौरव के पास ऐसा क्या है जो तुम्हारे पास नहीं है? प्रतीक का अगला सवाल। वो जरूर जॉकी अंडरवियर पहनता होगा, मैंने मन ही मन कहा। आई रियली हिट चंपा माइक्रोमैन। प्रतीक की बात अभी पूरी नहीं हुई थी। तो बताओ, उसमें ऐसा क्या है जो गरिमा के पास है? अब प्रतीक वापस हिंदी पर आ गया था। मतलब कि अब उतरने लगी थी। सबकी बोतलें भी खाली हो गई थीं। प्रतीक ने फिर से बोतलें खोली और थमा दी। मेरी बोतल तो अभी आधी ही खाली हुई थी। एक बार फिर गरिमा पुराण शुरू हो गया। किसी के पास प्रतीक की बात का जवाब नहीं था। हम सबको यह तो पता था कि गरिमा के पास ऐसा क्या है जो दूसरी लड़कियों के पास नहीं है। पर गौरव के पास क्या खास था, यह हमें नहीं पता था। सो सवाल जिसका तस था। यह भी कोई बात हुई? यह सवाल तो गरिमा से किया जाना चाहिए कि उसे गौरव में ऐसा क्या नजर आया जो हमारे पास नहीं है। अंकुर ने नाराजगी वाले स्वर में कहा। मतलब कि बात अब गंभीर होने लगी थी। ओके टेल मी, आर यू गाइस इंटेलिजेंट? प्रतीक ने सवाल पूछना जारी रखा। यस, सबने कोरस में कहा। डू यू गाइस हैव मनी? यस, गोपी की आवाज इस बार निकल के नहीं आई। डू यू गाइस हैव सेंस ऑफ ह्यूमर? यस, एक बार फिर सबने एक साथ हाँ में हाँ मिलाई। फिर सब प्रतीक के अगले सवाल का इंतजार करने लगे। प्रतीक ने भी तुरंत ही अगला सवाल फेंका। क्या गौरव तुमसे स्मार्ट है? यह सवाल सुनकर सबने एक दूसरे के चेहरे की ओर देखा, और जब सबके चेहरों पर एक समान उत्तर पाया तो एक सुर में बोल पड़े, नो। यही तो बात है। समझ में आया कुछ? हैव यू गॉट द पॉइंट? व्हाट स्मार्ट बॉयज डोंट हैव गर्लफ्रेंड। यह प्रतीक की नई थ्योरी थी। क्या नेहा और मेरे बीच मेरी स्मार्टनेस आ रही थी? जिस स्मार्टनेस पर बरसों इतराते रहे वो ही आज हमारी दुश्मन थी। खैर, प्रतीक की बात में दम तो था। सभी ने प्रतीक की इस थ्योरी को ध्वनि मत से पारित कर दिया। पर सवाल जिसका तस था कि आखिर हम ऐसा क्या करें कि हमारी भी गर्लफ्रेंड हो। हम अपनी स्मार्टनेस का को कम तो नहीं कर सकते थे। सो सभी जवाब की आस में प्रतीक की ओर देखने लगे। हम उनमें से नहीं हैं जो लड़कियों का पर्स उठाकर उनके पीछे चले, उनकी हर बात पर हम हाँ कहें और अपनी पॉकेट मनी से उन्हें गिफ्ट खरीद कर देते रहे या उन्हें कॉफी पिलाते रहे। आखिर क्यों? लेकिन अगर हम ऐसा कर सकें तो हमारे पास भी लड़कियां होंगी। बोलो, तुम सब ये सब कर सकते हो? प्रतीक ने मामला साफ किया। कोई कुछ नहीं बोला। टेबल पर रखी मोमबत्ती बुझ गई। हम सब एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे। क्या हमें ऐसा करना चाहिए था? अंकुर ने पूछा। देखो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे आगे पीछे भी लड़कियां रहें तो तुम्हें ऐसा करना ही होगा। अब यह तुम पर है। प्रतीक एक लीडर की तरह बोला। भूपी ने कुछ नहीं कहा। उसने इस पूरे डिस्कशन में लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अंधेरे में मैं यह भी नहीं देख सकता था कि उसका सिर हिल रहा था या नहीं।
काफी देर हो चुकी थी और बात के खत्म होने का कोई छोर नहीं दिख रहा था। बोतल भी खत्म हो चुकी थी। मेरी बोतल में तो अभी भी बियर थी। देखो, निराश होने की कोई बात नहीं। आखिर हमें अपने स्मार्ट होने की कोई कीमत तो चुकानी ही थी। प्रतीक ने अपनी तीसरी बोतल खत्म करते हुए कहा। इसका मुझे पता बाद में चला, जब अगले दिन प्रतीक ने बताया कि पार्टी में वो ऑलरेडी एक बोतल चढ़ा के आया था। खैर, सबने उसकी बात में सहमति जताई। सब एक एक करके अपनी बोतल नीचे रखते जा रहे थे। प्रतीक ने जाकर बल्ब जलाया। सबके चेहरे दिखाई देने लगे। अंकरों ने भी बोतल खत्म कर दी। मेरे लिए कड़वी बियर पीना संभव नहीं हो पा रहा था। आखिरकार आधी भरी बोतल मैंने नीचे रखी दी। अब सिर्फ प्रतीक के हाथ में बोतल बची हुई थी। उसने आखिरी घूंट भरी और बोला, सो सबसे एंड में फिनिश करता है उसके बारे में कहते हैं कि उसकी बीवी सुंदर और गर्लफ्रेंड सेक्सी होती है। उसकी बात सुन सब सकते में आ गए। अरे, सेक्सी गर्लफ्रेंड को पाने का ये तो सबसे अच्छा तरीका था। तुम स्वार्थी हो, अंकुर ने घोषणा की। प्रतीक मुस्कुराने लगा। तभी मैंने अपनी बोतल उठाई और पीनी शुरू कर दी। सब मेरी ओर देख रहे थे। प्रतीक ने मुझे घूरा। मुझसे भले ही बियर पी नहीं जा रही थी, पर सेक्सी गर्लफ्रेंड पाने का यह मौका मैं छोड़ना नहीं चाह रहा था। मैंने एक ही घूंट में उसे फिनिश किया और बोतल को ऐसे रखा मानो किसी स्वयंवर में रखे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे विजयी भाव से रखा हो। सब मुझसे जल रहे थे। आई वॉज द विनर। फिर सब अपने अपने कमरे में चले गए। आज डिवाइन पैलेस दी वाइन पैलेस बन गया था। वैसे भी तब मुझे बियर और वाइन के बीच का अंतर नहीं मालूम था। सब अपनी अपनी खाली बोतलें अपने अपने कमरे में ले गए। उन्हें ठिकाने लगाने की सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी थी। जाने से पहले सबने एक बार फिर प्रतीक को बर्थडे विश किया। मैंने और प्रतीक के कमरे में बेड के नीचे बोतलों को ठूस दिया। मैंने लाइट बंद कर दी। दोनों बेड पर लेट गए। मैं नेहा के बारे में सोच रहा था। अनुराग, प्रतीक बोला। मुझे लगा ज्यादा पी लेने पर नींद जल्दी आती होगी, पर प्रतीक तो जाग रहा था। हाँ, मैंने हल्की सी आवाज में कहा। आज मेरा बर्थडे है। हाँ, शायद उसे चढ़ गई थी। आर यू हैप्पी? फॉर वॉट? बिकॉज इट्स माई बर्थडे। यस आई एम, बट आई एम नॉट। प्रतीक लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला। तुम अभी सो जाओ, हम कल बात करेंगे। बट आई एम नॉट, एक बार फिर प्रतीक ने कहा। पर उसके बाद उसकी आवाज नहीं आई। शायद वो सो गया था। यकीनन उसे चढ़ गई थी। भूपी के कमरे से कुछ गिरने की आवाज आई। शायद उसे भी चढ़ गई होगी। यह सोच मैं भी सो गया। नेहा मेरे सपनों में नहीं आई, बिकॉज बिकॉज आई वॉज स्मार्ट। लेकिन किसी लड़की के भी कोई बॉयफ्रेंड ना हो तो इसका मतलब वो भी स्मार्ट है। तो आज स्मार्ट लड़का और एक स्मार्ट लड़की मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इट वॉज रियली कुट्टी इम्पैक्ट। यह सब सोचते सोचते पता ही नहीं चला कि नींद आई या नींद में नेहा। सुबह तो नींद देर से ही खुली। प्रतीक मुझसे पहले उठ चुका था। वो खिड़की से बाहर झांक रहा था। मेरा सिर दर्द कर रहा था। मैं बाथरूम में गया, मुंह धोया। बाहर आया तो प्रतीक बोला, यार कल रात को सोते समय मैं तुझसे कुछ कहा था क्या? नहीं, तुम बस मुझसे पूछ रहे थे कि मैं हैप्पी हूं कि नहीं। बस इतना ही और कुछ नहीं। मानो प्रतीक को डर था कि कहीं नशे में वो कुछ ऐसा ना कह गया हो जो उसे नहीं कहना था। नहीं, बस और कह रहे थे कि तुम खुश नहीं हो और तुम सो गए। शायद ज्यादा पी ली थी, इसलिए अनाप शनाप बोल गया। आई वॉज वेरी हैप्पी। वो तो है। मुझे लगा प्रतीक के मन में कोई बात है जो वो कल रात को कहना चाह रहा था, पर मैंने उससे पूछा नहीं। अनुराग, तुम्हारा फोन। तभी नीचे से आवाज आई। घर से होगा, मैंने प्रतीक से कहा। मेरा नमस्ते कहना अंकल आंटी को। प्रतीक बोला। मैं मुस्कुराता हुआ नीचे चला गया। रिसीवर को पकड़े हुए बूढ़ा मालिक वहीं खड़ा था। मैं पहुंचा तो मुझे रिसीवर पकड़ा के सोफे पर बैठ गया। हेलो अनुराग, हाय नेहा। ओ माय गॉड, नेहा अब भी मुझसे बात करना चाहती है। जरूर यह उस आखिरी घूंट का कमाल है जो मैंने कल रात को पी थी। सो तुम्हें वक्त मिल गया? मैंने उल्हाना देते हुए कहा। ओ, आई एम सॉरी फॉर दैट डे। नेहा की आवाज से लग रहा था कि वो सच में उस दिन के लिए माफी मांग रही थी। एंड शी मस्ट बी। ओह, उस दिन तो तुमने मरवा ही दिया था। मैं अचानक आपसे तुम पर आ गया।
क्या तुम्हारी बुआ हर जगह तुम्हारे साथ ही जाती है, बॉडीगार्ड के जैसे? मैंने बात पूरी की। अनुराग, यू नो शी इज वेरी स्ट्रिक्ट। चलो बाकी बातें मिलकर करेंगे। आर यू श्योर? हाँ बाबा, बट दिस टाइम नॉट एट बरिस्टा। थैंक गॉड। 60 रुपए की एक कॉफी। गॉड सेव माई डे। देन जीटी, आई मीन गौरव टावर पर मिलते हैं, उसके बेसमेंट में कॉफी कैफे डे है, वहीं पर आज 3 बजे। ओके, बट प्लीज अपनी बुआ के साथ मत आना, मैंने उसे छेड़ते हुए कहा। अनुराग, उसने बनावटी गुस्से में कहा। मैं हंस दिया। चलो ठीक है, 3 बजे। बाय। बाय। यार प्रतीक, तू कभी कॉफी कैफे डे गया है? मैंने कमरे में एंटर होते हुए पूछा। तुम क्या सभी पैकेज पर रिसर्च कर रहे हो? उस दिन बरिस्ता के बारे में पूछ रहे थे, और आज सीसीडी के। प्रतीक के हाथ में ब्रश लेकर उस पर पेस्ट लगाते हुए, आर यू ओके? और फिर निगाहें मेरे चेहरे पर गड़ा दी। और यार ऐसे ही वो नीचे अखबार में ऐड देखा तो पूछ लिया। मेरी हाजिर जवाबी पर एक बार फिर काम कर गई। हाँ गया हूँ। उसने ब्रश को मुंह में डालने से ठीक पहले कहा। और कोई सवाल? नहीं, बस जानना चाह रहा था कि वहां कॉफी। प्रतीक ने मेरी बात पूरी नहीं होने दी। 75 रुपए की, यही पूछ रहा था ना? मैंने मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी। फिर बोला, मैं कोई वहां जा थोड़ी रहा हूँ। आई एम हैप्पी विद सत्तूज टी। मैंने कब कहा कि तू वहां जा रहा है, और जाएगा भी तो किसके साथ? प्रतीक की बात सुन मैं झेप गया। प्रतीक ने कुल्ला थूकते हुए कहा, फोन किसका था? पापा का? नहीं, मेरे अंकल का। जहां मैं पहली बार रुका था, उन्होंने बुलाया है। मैं झूठ का पुलिंदा बनता जा रहा था। कोई खास काम? नहीं, बस ऐसे ही कह रहे थे कि काफी टाइम हो गया, सो आज आ जाओ। प्रतीक ने मुंह पोंछते हुए कहा। यार तुम जयपुर में घूमे हो, हुए हो क्या? मैंने पूछा, क्यों? नहीं, बस ऐसे ही सुना है, गौरव टावर बहुत अच्छा है। कभी गए हो तुम वहां? हर एक शब्द के साथ मेरी जुबान लड़खड़ा रही थी। हाँ गया हूँ, कुछ साल पहले, मालवीय नगर में है। बस थोड़ी जाती होगी वहां, क्यों नहीं जाती? अपने यहाँ से तो सीधी 7 नंबर बस जाती है। किसी दिन हम चलेंगे, ठीक है? मैं मुस्कुरा दिया, मेरा काम हो चुका था। ठीक 3 बजे मैं और नेहा आमने सामने बैठे थे। उसने ब्लैक जीन्स और व्हाइट टॉप पहना हुआ था। आज चेहरे पर मुहासे कम लग रहे थे। मेकअप का कमाल था। पर वो मुहासों से ज्यादा सुंदर दिखाई देती थी। मुझे लगा कि मैं उसे कहूं कि तुम सेक्सी लग रही हो। सुना है लड़कियों को तारीफ पसंद है। पर सेक्सी कह डालूं क्या? नहीं नहीं, टुडे यू आर लुकिंग गॉर्जियस। मैंने अंतिम वक्त पर अपना निर्णय बदलते हुए कहा। ए, फ्लर्ट कर रहे हो? नो रियली, मैंने कहा और मुस्कुराया। वो भी मुस्कुरा दी। वो जानती थी कि वो सुंदर लग रही थी। फिर लगभग 20 सेकंड तक हम में से कोई कुछ नहीं बोला। फिर अचानक दोनों एक साथ बोल पड़े, उस दिन, और हंस पड़े। हंसते हुए एक दूसरे की आंखों में झांक लिया। यू आर वेरी स्मार्ट एंड स्पॉन्टेनियस। इसके जवाब में मेरी स्माइल तो बनती थी। फिर नेहा ने उस दिन का पूरा किस्सा सुनाया। एक्चुअली उस दिन जैसे ही मैं घर से बाहर निकल रही थी, बुआ ने रोक लिया। वो परेशान थी और रिलीफ के लिए फिल्म देखना चाहती थी। अब बरिस्ता ठीक रहा, आज मंदिर के सामने है। सो टिकट्स लेने के बाद हम बरिस्ता आ गए। मैं तुम्हें फोन भी नहीं कर सकी। वो सारी घटना विस्तार से बता रही थी ताकि मैं जान सकूं कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। ठीक हमारे मिलने वाले वक्त में बरिस्ता में थी मेरी बुआ के साथ। पर जब तुम नहीं आए तो आई वॉज हैप्पी, बट यू केम। और फिर तो तुम जानते ही हो, अगर बुआ को शक हो जाता तो मेरी खैर नहीं थी। नेहा ने अपनी बात पूरी की। मेरी कहानी भी उसकी कहानी से कम इंटरेस्टिंग नहीं थी, सो मैंने इसे सुनाने का मौका नहीं छोड़ा। उस दिन मेरी भी क्लास थी जिसे मैं बंक करके आया। निकलने से ठीक पहले मेरे अंकल भी, वही B47 वाले, वहां आ गए। बड़ी मुश्किल से क्लास का बहाना बनाकर बचा, वरना वो तो मुझे अपने संग जयपुर घुमाने ले जाने वाले थे। फिर एक गहरी सांस ली और कहना जारी रखा, उसके साथ उनकी वो लड़की भी थी। मैंने बात पूरी की। कोमल, राइट? हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? वो मेरी पड़ोसन है। शी इज माई नेबर एंड मेरी दोस्त भी। ओके, शी इज ब्यूटीफुल। नेहा ने मेरे चेहरे पर नजरें गड़ाते हुए कहा। पता नहीं वो पूछ रही थी या कोमल के बारे में जानकारी दे रही थी। यस। फिर तो उसके साथ ही चले जाना चाहिए था। फिर चेहरा बनाते हुए कहा, ओह, चांस मिस कर दिया। और वैसे भी उसके साथ चला जाता तो तुम्हारी बुआ से कैसे मिलता?
इतना कहकर मैं हंस दिया, पर वो नहीं हंसी। पता नहीं लड़कियों को किस बात पर हंसी आती है। या तो बिना बात ही हंसती रहती है और इतने अच्छे जोक पर भी चुप बैठी रही। गर्ल्स हैव पुअर सेंस ऑफ ह्यूमर, यह मेरा निष्कर्ष था। यह हमारी तीसरी मुलाकात है, नेहा ने बात का रुख मोड़ते हुए कहा। याददाश्त तो अच्छी है तुम्हारी, मैंने मनी मन कहा। और तुमने अपने बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। नेहा का स्वर थोड़ा ऊंचा हुआ। मेरे बारे में जानने को है ही क्या? मैं मेरे मम्मी पापा का इकलौता लड़का हूँ। यहाँ कैट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। दैट्स ऑल अबाउट मी। सच में इससे ज्यादा तो मैं भी अपने बारे में नहीं जानता था। एंड योर गर्लफ्रेंड? नेहा ने पूछा। अच्छा, तो यह जानना चाह रही है उसे कौन समझाता कि अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड होती तो मैं नेहा के साथ क्या कर रहा होता। इतनी सी बात नहीं समझती कि मेरी यहाँ गर्लफ्रेंड की पोस्ट अभी वेकेंट है। लड़कियों के कॉमन सेंस पर भी मेरी वही राय बन रही थी जो सेंस ऑफ ह्यूमर के बारे में थी। मैं हल्का सा मुस्कुराया। इन दिनों मैं इसमें परफेक्ट हो गया था। इट रियली वर्क्स। तुमने बहुत ही पर्सनल सवाल पूछ लिया। ये मेरा जवाब था जो सवाल बनकर उभरा। फर्स्ट यू टेल मी, डू यू हैव बॉयफ्रेंड? उसने सोचने का कुछ समय लिया। मुझे पता था उसके यहाँ भी बॉयफ्रेंड वाली पोस्ट खाली थी और हम दोनों एक दूसरे के यहाँ अप्लाई करना चाह रहे थे। अगर कहूँ कि हाँ, आई हैव, देन आई हैव टू। मैंने ऐसे कहा मानो उसके बॉयफ्रेंड होने की संभावना मेरी गर्लफ्रेंड होने की सीधे प्रोपोर्शनल है। वैसे हम दोनों को अपने अपने जवाब मिल गए थे। क्या लोगी? मैंने टॉपिक बदला। कैपुचिनो। हर बार की तरह उसका वही जवाब था। मैंने ऑर्डर दे दिया। तुम कहाँ रहते हो? आई मीन जयपुर में कहाँ? डिवाइन पैलेस। मैंने ऐसे कहा मानो जयपुर के राजा का महल हो और इसे हर कोई जानता हो। मैंने तुरंत उसकी अगली लाइन जोड़ दी, मेरा मतलब बनी पार्क। डिवाइन पैलेस तो मेरे हॉस्टल का नाम है। वेरी स्पिरिचुअल नेम। इतना कहकर वो मुस्कुराई मानो उसका नामकरण मैंने ही किया हो। इतनी देर में कैपुचिनो आ गई। हमने कप उठाए। पहली घूंट के साथ ही मुझे कैपुचिनो कड़वी लगी, उस दिन से ज्यादा कड़वी। बट नेहा लव्स इट एंड आई लव नेहा। इज इट मीन आई लव कैपुचिनो? नो वे। कुट्टी सर का नियम यहाँ फेल हो गया। सॉरी कुट्टी सर। तो तुम अकेले रहते हो? नहीं, रूममेट है प्रतीक। मैंने प्रतीक के बारे में इससे ज्यादा बताना उचित नहीं समझा क्योंकि वो मुझसे ज्यादा हैंडसम था। मुझे बातचीत का टॉपिक बदलने की जरूरत महसूस हुई और मैंने कर दिया। डू यू लाइक मूवीज? मैंने एक और कड़वा घूंट भरते हुए कहा। उसने जवाब में गर्दन हिला दी और फिर मेरी ओर देखकर बोली, क्या तुम्हें कैपुचिनो पसंद नहीं आई? नहीं, ऐसी बात नहीं, बस थोड़ी कड़वी। अरे तो ये शुगर रखी है ना, इधर लाओ। इतना कहकर उसने मेरे कप में शुगर डाली। मैं इस पूरे प्रकरण के बाद अपमानित महसूस कर रहा था। वो बार बार मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने खुद को सामान्य दिखाने के लिए बातचीत को आगे बढ़ाया। किस टाइप की फिल्में पसंद है? सुना था कि फिल्मों की चॉइस के बारे में लड़कियों के बारे में काफी कुछ जान सकता था। मैंने आजमा लिया। रोमांटिक। इतना कहकर उसने कप को अपने मुंह से लगाया और फिर टेबल पर रख दिया। हाँ, थोड़ी बहुत मुस्कुराई भी थी। मैंने सुन रखा था कि फिल्मों का दर्शकों पर प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब ये भी जरूर रोमांटिक। थैंक गॉड। इसे एक्शन मूवीज या साईफाई पसंद नहीं। बिकॉज अ चंपा माइक्रोमैन कांट मेक अ मैन सुपरमैन। मैं सोचकर मन ही मन हंसा। और तुम्हें? उसने मेरी ओर देखकर कहा। तब मेरा हाथ कप को लिए मेरे मुंह की ओर बढ़ रहा था। मैंने उसे वहीं रोका और जवाब दिया, आई लाइक मीनिंगफुल सिनेमा, इंटेलिजेंट फिल्म्स। मैंने कुछ ज्यादा ही भारी भरकम शब्द यूज कर लिए थे। तुम्हें लगता है आजकल ऐसा सिनेमा बन रहा है? हाँ, नागेश कुकनूर, सुधीर मिश्रा और भी बहुत हैं। ओह, यू रियली हैव गुड सेंस ऑफ सिनेमा। याहू। मैंने इसे इम्प्रेस कर दिया। किसी ने ठीक ही कहा है कि नॉलेज कभी बेकार नहीं जाती, भले ही वो फिल्मों के बारे में क्यों ना हो। यह ऐसा विषय था जिस पर मैं घंटों बात कर सकता था। तुम्हारी फेवरेट कौन सी है? मेरा अगला सवाल। टाइटैनिक। वो तो मेरी भी है। पर तुमने तो कहा था कि तुम्हें मीनिंगफुल सिनेमा। प्यार से ज्यादा कुछ मीनिंगफुल होता है क्या? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। तो तुम्हारा फेवरेट सीन कौन सा है? जब वो दोनों जहाज पर एक साथ टाइटैनिक पोज में खड़े होते हैं। मैंने जवाब दिया। नेहा से यह मेरा पहला झूठ था। मुझे तो वो पेंटिंग वाला। और तुम्हारा?
डिट्टो, उसने चहकते हुए कहा। मैं मुस्कुराया। कहीं इसे भी मेरी तरह पेंटिंग वाला। मेरी मुस्कुराहट और बढ़ गई। नेहा ने पूछा, क्यों मुस्कुरा रहे हो? मैंने कहा, ऐसे ही। फिर कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई। 4 बज गए हैं। उसी ने कहा, अब चलना चाहिए। मेरी क्लास खत्म होने का टाइम हो गया है। रोज 5 बजे तक मैं घर पर होती हूँ। यू मीन यू बंक द क्लास? मैंने ऐसे कहा मानो उसने मेरे लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी हो। क्यों? तुमने क्लास बंक नहीं की? नेहा ने तेज नजरों से देखते हुए कहा। मैं मुस्कुरा दिया। मैंने बिल के लिए बोला, सिर्फ 150 रुपए ही हुए थे। मैंने पर्स निकाला। अनुराग, आज मैं पे करूंगी। सॉरी नेहा, यह नहीं हो सकता। मैंने पर्स से पैसे निकाल लिए। मिलने के लिए मैंने बुलाया है तो मैं पे करूंगी। आर यू माई फ्रेंड? मैंने उसके चेहरे पर निगाहें जमाते हुए कहा। यस। देन प्लीज लेट मी डू इट दिस ऑनर। नो वे अनुराग। नेहा जिद पर अड़ गई। अनुराग, आई हैव सेल्फ रिस्पेक्ट। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो लड़कों के साथ घूमती हैं ताकि वो उनका खर्चा उठा सके। आई एम हेयर विद यू बिकॉज आई लाइक योर इंटेलिजेंस, नॉट योर वॉलेट। कहते कहते वो सीरियस हो गई। बैंक के पास जब हमने कॉफी पी थी, तब भी मैं तुम्हें रोकना चाहती थी, पर वो पहली बार था, सो मैंने एतराज नहीं किया। मैं नेहा के चेहरे की ओर देखता रह गया। शी इज डिफरेंट। शी हैज एटीट्यूड। थैंक गॉड। वो पहली ऐसी शख्स थी जो मेरा बजट बिगाड़ना नहीं चाहती थी। ठीक है, चलो फिर हम एक काम करते हैं, मैंने कहा। फिर मेरे जवाब के इंतजार में मेरे चेहरे की ओर देखने लगी। तुम मेरा बिल पे करो और मैं तुम्हारा। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। शायद एक बार फिर मैंने अपने आइडिया से उसे इम्प्रेस कर दिया था। फिर 75 रुपए उसने दिए और 75 ही मैंने। हम वहां से निकल आए। तुम्हारे साथ वक्त बिताकर अच्छा लगा। यह सच था। नेहा के साथ बात करके मैं बड़ा ही अच्छा अच्छा फील कर रहा था। मुझे भी, नेहा बोली। फिर नेक्स्ट फोन करती हूँ ना। काश कि यह काम मैं कर पाता, बट योर बुआ इज वेरी स्ट्रिक्ट। मैंने जैसे ही यह कहा वो हंस पड़ी और मैं भी। हमने हाथ मिलाया। नेहा के साथ हाथ मिलाना मुझे पसंद आ रहा था। उसके बाद वो अपनी स्कूटी पर और मैं अपनी सिटी बस 7 नंबर में।